सो वी वेयर डूइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हमने कल 2 आर्टिकल उसमें कर लिए थे, टाइम की कमी ज़्यादा थी इस वजह से, और बाकी के आज करेंगे, ठीक है। तो देखो, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हमने पढ़े। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ये दिखाते हैं कि हमारी कंट्री ने सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। सोशलिज्म क्या होता है कि सारा जो रिसोर्सेज है, सभी जो रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और गवर्नमेंट ही उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म का जो कैरेक्टर है वो कब डाइल्यूट हो गया था बेटा, जब हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। प्राइवेट प्लेयर कैसे कि बेटा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एयरलाइंस है, प्राइवेट है, कुछ रेलवे का भी कुछ पार्ट प्राइवेट है, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो प्रोजेक्ट बनते हैं अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनते हैं, यानी कि उसमें कुछ शेयर का गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर अंबानी अदानी का होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यही हमारे यहाँ पे टॉप के इन्वेस्टर है, ठीक है। जो रिलायंस है, अदानी की कौन सी कंपनी है पता है तुम्हें? अदानी की यार, रिलायंस तो हाँ, कौन क्या क्या है इनके पोर्ट्स वगैरह जो है, प्राइवेट पोर्ट इन्होंने वो कर रखे हैं, ठीक है, इनको दिए हुए हैं प्राइवेट पोर्ट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, शिपमेंट का काम और बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है वो इनके हाथ में है, और इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी देती है। जैसे कि मान लो हमें माइनिंग करवानी है, अब माइनिंग को वही जो टेंडर वाला होता है, वो डीप में है ये चीज, टेंडर जाता है तो वो टेंडर गवर्नमेंट इनको दे देती है कि आप करा लो, और वो जो शेयर है वो फिर हमें दे देना, ठीक है। तो हमारा सोशलिस्ट का जो कैरेक्टर है वो इसकी वजह से थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था, बट स्टिल वी आर अ सोशलिस्टिक कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमारे यहाँ पे कुछ पार्शली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कुछ डायरेक्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और मैनेज बाय गवर्नमेंट, और कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनीज भी हमारे यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनीज ना होती तो हमारी कंट्री बेटा नहीं सरवाइव कर पाती, इसलिए हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बेटर है एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो हमारी कंट्री का ये जो कैरेक्टर है सोशल, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्टिकल 38 हमने पढ़ा कि स्टेट लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करेगा स्टेट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39A में पढ़ा कि स्टेट जो है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ताकि के सभी को सोशल जस्टिस मिल सके। और फ्री लीगल हेल्थ का बेटा ये भी एक और प्रोविजन है कि फ्री लीगल हेल्थ में जो है, जो भी पर्सन है जिसको लीगल हेल्थ की जरूरत है, सॉरी लीगल एड की जरूरत है, तो उस पर्सन को ना केवल वकील प्रोवाइड कराया जाता है, बट उसको और सारे जो खर्चे उसके होते हैं वो भी फ्री में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उसे कोर्ट की फीस देनी होती है तो कोर्ट की फीस के लिए कोर्ट ये कह देता है कि जब तुम्हारे पास होगी, इंडिजेंट पर्सन उसे अगर वो कर देते हैं, वो डिक्लेयर, तो कहते हैं कि जब तुम्हारे पास फीस होगी तब दे देना, तो उसको कोर्ट फीस से भी मुक्त रखा जाता है, ठीक है। तो ये लीगल फ्री लीगल एड का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब फ्री लीगल एड में तुम देखो यहीं पर लिख लेना, मैं तुम्हें एक वो बताऊंगी, नालसा। तो आर्टिकल 39 वैसे पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल 39A, लेकिन इससे पहले तो ऐसे याद रखना, इसमें किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। और इसको एम्पावर करने के लिए कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, हमारे यहाँ पे बना नालसा, ठीक है। क्या था नालसा का फुल फॉर्म? नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, नालसा। इसकी फुल फॉर्म पूरी तरह से लिखना, और इसका कब बना था ये? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इसे शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, नेशनल लीगल सर्विस
अथॉरिटी, ठीक है। इसको इफेक्ट देने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी नालसा, ठीक है। आर्टिकल 39 को इफेक्ट देने के लिए कब बनी थी? एक्ट के इस एक्ट के तहत बनी थी, इसी एक्ट के तहत बनी थी, और ये बनी थी 1987 में। और लीगल फ्री लीगल एड का मतलब एक और था बेटा, हमारे यहाँ पे लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं यही बता रही हूँ। लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट इसी ईयर में जनरेट हुआ था। लोक अदालत का क्या होता है कि बेटा मामले जो है कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिए जाएं। तो हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में लोक अदालत आयोजित होती है। वहां पे आपके नॉर्मल से जो डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला केस हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाए और ज्यादा हमें कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, तो हर 3 महीने में लोक अदालत आयोजित होती है। और लोक अदालत में आप अपने केस को लगवा सकते हैं और वहां पे स्पीडी डिस्प्यूट जो है वो हो जाता है। जैसे कि आपका चालान हो रखा है, तो वहां पर आपको बहुत कम पैसों में आपके जो चालान है वो कर दिए जाते हैं, ठीक है, रेमिट कर दिए जाते हैं, डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, केस भी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी नालसा के थ्रू ही आया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमने कर लिया था आर्टिकल 40, कहाँ तक कर लिए थे? हमने कर लिया था आर्टिकल 39A, 41, 42। अब हम करेंगे 43, और 43 के बाद ही हमारे गांधी जी की जो विचारधारा है उस पर आधारित जो है वे आर्टिकल हमारे आएंगे। तो अब है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखूंगी मैं तुम लोगों को। Secure a living wage, decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers, ठीक है। तो आर्टिकल 43 बात करता है सिक्योर अ लिविंग वेज, ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तुम्हारे काम की चीज है, जो नोट करना चाहो वो नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर नोट कर लोगे तो यही याद हो जाएगा। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये आर्टिकल 42 इसकी बात करता है, ठीक है। अब इसके सार को समझोगे, ये कहता क्या है? सबसे पहले तो स्टेट जो है एक लिविंग वेज सिक्योर करेगा। लिविंग वेज मतलब, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे बेटा मिनिमम वेजेस एक्ट आया था। क्यों आया था मिनिमम वेजेस एक्ट? इसी वजह से तो आया था, क्योंकि किसी भी पर्सन को उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम आप नहीं दे सकते। जो अभी मिनिमम वेजेस एक्ट में कितने पैसे हैं, कितने मिलते हैं एक पर्सन को? नहीं पता। मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे कि कहीं भी मजदूर जो होते हैं, लेबर होते हैं, उनको किस हिसाब से पैसे मिलते हैं? देखो ये वैरी करता है, यूपी में काफी है, अच्छा है, मतलब हमारे यहाँ पे तो देखो ज्यादा खराब नहीं देते हैं पैसा, ठीक ठाक ही दे देते हैं। तो यूपी का ही बता रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 में, ये याद रखना, ठीक है। फिर मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया था टू सिक्योर अ लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब है कि आपको जीवन जीने योग्य मिनिमम वेज तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम है, नहीं,
मतलब जैसे आप डेली वर्कर है, कोई दिहाड़ी का काम करता है, ठीक है। अब आप उसको करवा तो काम आप उससे पूरे दिन रहे हो और आप दूसरे दे रहे हो 50 रुपए, 50 रुपए में उसका सर्वाइव हो जाएगा? नहीं होता। तो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट रखा कि कम से कम उसको इतनी वेज तो मिलनी चाहिए कि वो सरवाइव कर सके, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें हैं वो खरीद सके उस पैसे में। तो पर डे के हिसाब से मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है। और अभी हमारे यूपी में जो है, देखो मैं उससे बता रही हूँ जितना मुझे पता है, 400 to 450 तो है, ये मिनिमम है, इतना तो मिलेगा, इतना मिलेगा डेली के बेसिस पे, डेली का, ठीक है। हाँ, अब फिर भी कम है, वो तो हमें पता है कि बहुत कम है हमारे यहाँ पे। यही दिल्ली में, हाँ यही दिल्ली में कितना है बेटा, 600 to 700। तो वेरी करता है कि यूपी में इतना है और यहाँ पर इतना, दिल्ली में इतना है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो सबसे पहले तो सिक्योर लिविंग वेज, और दूसरा फिर आएगा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि कम से कम कोशिश की जाएगी कि वो पर्सन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपनी जी सके, मतलब अच्छे से जीवन यापन कर सके, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी उसे दी जाएंगी। सोशल कल्चरल में ये आ जाता है कि बेटा उसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तो सोशल में आ जाता है। और कल्चरल की अगर हम बात करें तो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी उनको भी प्रिजर्व करके रख सके और उसको भी परफॉर्म कर सके, वो भी अपॉर्चुनिटीज स्टेट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 43A, ठीक है। अब ये सीधे सीधे तुमसे पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुमसे आराम से ऐसे ही पूछ लेंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है ये बता दो, नहीं, या तो ये पूछेंगे पूरा कि सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, तो बताओगे आर्टिकल 43 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43 बात करता है कि इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको जो है स्टेट एंश्योर करेगा। 43 में इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो है उसका पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो सिक्योर करेगा, ठीक है। दूसरा है 847, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में ही आएंगे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। यहां पर है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट जो है वो अपने अपने प्रयास जारी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 47 पे हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है वो एंड हो जाते हैं। अब हमने बात करनी है गांधीयन प्रिंसिपल की, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल में फटाफट से देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, वैसे तो ये भी पता होना चाहिए। तो गांधी जी की जो थी वो बेटा एक आइडियोलॉजी थी। क्या आइडियोलॉजी थी? हाँ, उनकी जो विचारधारा थी, कैसी विचारधारा थी, किस पे वो विश्वास रखते थे? हाँ हाँ हाँ, चरखा चलाना, तो ये तो आया पॉइंट निकल के। तो आर्टिकल 40 बात करता है कि उनका जो ज्यादातर फोकस था वो था बेटा, आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत पे। वो डिसेंट्रलाइजेशन में वो करते थे विश्वास, वो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन में विश्वास नहीं करते थे। तो 40 में लिखा हुआ है विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट है, अब इसे मैं पूरा पढ़ के बता रही हूँ क्या है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो व्हाट गांधी जी बिलीव इन, ही बिलीव्स इन सेल्फ गवर्नमेंट, यानी गांव जो है वो सेल्फ गवर्न हो, सेल्फ गवर्नमेंट में बिलीव करते थे।
और गांधी जी के इसी प्रिंसिपल के उसमें कि इनका जो ये प्रिंसिपल है ये फुलफिल करने के लिए क्या आया बेटा 72 और कौन सा अमेंडमेंट आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74 अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत क्या आया हमारे यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ बने। नेक्स्ट है गांधी जी का ही आर्टिकल 43 इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कुटीर उद्योग के बारे में कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज ठीक है। आर्टिकल 43 बात करता है 43B आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B इसमें 46, 47, 48 और इसके बाद 49 और 50 ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इनको याद रखना 40 बात करता है विलेज पंचायत की यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके तहत आया था 43B और 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लेंगे आप और नोट कर लेना देखो ऑल्दो आई विल सेंड यू द मटेरियल आई एम मेकिंग इट ज्योग्राफी का टोटल बन चुका है बस वो मुझे थोड़ा सा फाइनल कुछ चीजें डालनी है उसमें और इसका भी मैं तुम्हें भैया वैसे ही दूंगी बट जो थोड़ा बहुत और साइड में लिख लिया करो वो वही यहाँ हो जाता है ठीक है।